खाना खाएं बैंगन 4-5 मिनट वो बना तो बता रहे थे आपको 5 मिनट बोलती हूँ। हाँ वैसे ही उनसे बात मुझे नहीं मैं ठीक हूँ आप मैंने समझा any updates about COVID-19 कैसा है आप कैसा है मुझे ऐसे की आदत खड़ी हो गई मैं खड़ी हो सकती कैसी दादी वाह जी देखा आज जो आप सुनाए हमें से नहीं पूछ के पढ़ाना तो किससे पूछ के पढ़ाना अब आजी अस्पताल आज है नहीं है अरे बस ही अल्लाह हाफिज मैम जी एक नंबर तो मिला देना एक बार पापा तो ये मानो बहुत बिजी हूँ अभी एक मैंने बच्चाओं से ना चला यहाँ पर बिस्ती बड़ी शदीद है ये आप चला लें मुझे कब तक ना चला नहीं आप करने अल्लाह ताला भाई अल्लाह ताला सब नु तंदुरुस्ती जिंदगी अता फरमावे मैम जी मैम तो कहता कि अभी तुझे इस महीने तुझे कैसे बुखार हो गया और ये ना कोई ऐसी चीज है सर मैंने आज से क्या कहते हैं आज सीधा आया करें पहले बैठा करें फिर आप मैं भी आपके सामने सुबह क्या किया ना अच्छा किया गई थी फिर दुकान के अंदर है ना गई ठीक है मैं फिर को सही है वो जी आउटलुक पर आ गया हाँ शुक्र है जी अस्सलाम वालेकुम क्लास आप लोग मुझे सुन सकते हैं सब लोगों को आवाज आ रही है मेरी
स्लाइड भी शो हो जाती है। आप मेरी वजह से डिस्टर्ब तो नहीं होगी इधर? ठीक है। एक टाइम में जरा प्रेजेंटेशन अपलोड कर। ये स्वात्मा आपको इसके साथ है फोटो है तो आपने फोटो रखा क्या है? क्या मतलब? एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस यही है ना? नहीं, वो वैसे लिखने में वैसे होगा। वैसे लिखने में वैसे हाँ होगा। जी। यस आपका बस हो रहा है यही नहीं ना मुझसे एक का रिलेशन है तो मैं पीपीटी सामने के बैठ के स्टार्ट अपने पास मतलब वैसे हार्ड कॉपी में लेके चला स्टार्ट करने नहीं नहीं बस ये अब ऑन हो गया हो नहीं रहा था सिर्फ वो ब्रैकेट में लिखा होगा ना, मैंने पोस्ट बेसिक लिखना था, आप उस वजह से कंफ्यूज हो गई। जी वालेकुम सलाम सबको। आप सब कैसे हैं आप लोग? बस अभी थोड़ी देर में आपका लेक्चर अपलोड हो रहा है। हो रहा है अपलोड, सही, थैंक यू। ओके क्लास, टुडेज टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, AMR जिसको बोलते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, एंटी माइक्रोबियल्स क्या होते हैं। अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की हमने बात करनी है। रेजिस्टेंस बेसिकली कहते हैं मुजाहमत को। ठीक है, बंद कर दें मिसमा, बहुत डिस्ट्रैक्शन है, मैं फिर जगह चेंज करूँ। रेजिस्टेंस कहते हैं हम लोग मुजाहमत को। मुजाहमत क्या हो सकती है? मुजाहमत से मुराद ये होता है कि कोई भी रुकावट हो सकती है। ठीक है, मतलब आपने एंटीबायोटिक बॉडी के अंदर एंटर की, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स आपने बॉडी के अंदर एंटर किए, लेकिन क्या है कि अब बैक्टीरिया ने भी आगे से खुद को रेजिस्ट करना है, उन एजेंट्स को रेजिस्ट करना है आगे से। जरूरी नहीं है कि बैक्टीरिया जो है वो अपने डिफेंड के लिए कुछ ना करें, आखिर वो भी लिविंग थिंग्स हैं, वो भी जानदार हैं। तो जब भी आप कोई एंटीबायोटिक खाते हो या एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स आप अपनी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हो, तो जो जितने भी वायरस है, जितने भी बैक्टीरिया हैं, वो क्या करते हैं, वो रेजिस्टेंस शो करते हैं, मज़ाहमत शो करते हैं। ठीक है, उस चीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब ये देखना पड़ता है कि मुकाबला कौन जीतता है, वो ड्रग्स जीतती है या वो बैक्टीरिया जीतता है। तो आज हमने इस लेक्चर में यही देखना है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होती है
ये जो मज़ाहमत आती है ये क्या होती है, और इसका निमोनिक इसका एब्रीवेशन है AMR. Okay, AMR is one of the most serious public health threats of the 21st century. Resistance to antimicrobial agents has become a major source of morbidity and mortality worldwide. अब आपने देखा होगा कि हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री पाकिस्तान में जहां हम रहते हैं वहां पे बहुत सी ड्रग्स ऐसी हैं जो कि OTC यूज की जाती हैं. OTC मतलब ओवर द काउंटर ड्रग. किसी को भी कमर दर्द हुआ, दांत का दर्द हुआ, टांग का दर्द हुआ, ठीक है, तो आपने क्या कर ली, सिंपल आपने पेन किलर लेना शुरू कर दिया, आपने आइबुप्रोफेन ले ली, आपने पैरासीटामोल ले ली, ठीक है, स्टमक का दर्द हुआ तो आपने राइजिक ले लिया, मुटीलियम ले लिया, यानी OTC, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ही आप लोगों ने ड्रग्स को यूज करना शुरू कर दिया. हालांकि ड्रग्स को एक बाकायदा यूज करने का भी एक तरीका है कि आपने कितनी डोज में लेनी है, डे फर्स्ट पे कितनी लेनी है, डे सेकंड पे कितनी लेनी है. अगर डे फर्स्ट पे आप प्रॉपर नहीं लेंगे तो डे सेकंड पे किस किस्म की रेजिस्टेंस आ जाएगी. अगर डे सेकंड पे आप प्रॉपर नहीं लेंगे तो डे थर्ड पे किस किस्म की रेजिस्टेंस आ जाएगी. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने ड्रग को कितनी मिकदार में लेना है, किस दिन तक लेना है, और विद इन मील लेना है, विदाउट मील लेना है, पानी के साथ लेना है, दूध के साथ लेना है. दीज आर ऑल फैक्टर्स विच कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द एफिकेसी ऑफ द ड्रग परफॉर्मेंस, जिसको हम ओवरलुक कर देते हैं. हम कहते हैं कि नहीं, इट्स ओके, पैरासीटामोल बैग में रखी है, जहां भी रखी है, काम कर रहे हैं, ऑफिस में रखी है, बस खा ली, पता है कि पैरासीटामोल खा ली, ठीक है. सो 21st सेंचुरी का ये कहता है कि एक पब्लिक हेल्थ थ्रेट है कि हमारे अंदर बैक्टीरिया इतना ढीठ हो चुका हुआ है कि हम थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक भी अगर ले लेते हैं ना तो तब भी हमारे अंदर वो कुछ नहीं कहता, तब भी वो अंदर सरवाइव कर रहा होता है. तो दिस इज ऑल ड्यू टू आवर मिस्टेक, ये हमारी मिस्टेक है ना. तो दिस इज, अब बाहर के मुल्कों में आपने देखा है कि वो विदाउट प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन नहीं देते. हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ कोई भी ले पर्सन जाके 10 रुपए की एक गोली ले आता है पैनाडोल की या आइबुप्रोफेन की, ठीक है. वहां ऐसा हरगिज नहीं है. वहां एक सिंपल सर दर्द के लिए भी आपको जब तक प्रेस्क्रिप्शन नहीं होगी फार्मेसी वाले कभी भी आपको ऑफर नहीं करते. दैट्स द रीजन, ठीक है. आप रिफ्रेश करें अपना इंटरनेट ताकि आपकी स्टक ना हो. नेक्स्ट है ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन मोर्टेलिटी. अब आप ये देख रहे हैं कि 700,000 डेथ्स हो रही हैं वर्ल्ड वाइड. वर्ल्ड वाइड जो है वो कितनी डेथ हो रही है, 700,000 डेथ, जिसमें से 50,000 जो है वो यूरोप और US के अंदर है, ठीक है. ये आपने डेथ रेट जो है ना, मोर्टेलिटी रेट, ये काउंट हो रहा है. आगे एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ द एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी, ठीक है. वो कहता है कि एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स जो हैं उसको आपने डिवाइड कर दिया है इनटू एंटी ग्रुप्स के अंदर, जो कि डिपेंड करता है कि आपका मैकेनिज्म ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी क्या है. अब मेरा ख्याल आवाज बेहतर होगी, मैंने एक मास्क उतार दिया. नंबर 1, एजेंट दैट इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस. अब जैसे कि मैंने आपको जब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो मैंने आपको उसमें बताया था कि सेल वॉल होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म होता है. तो ये इन ड्रग्स का क्या काम होता है, इन ड्रग्स का काम होता है इन जाके बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को हिट करना, सही है. कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो जिन्होंने जाके बैक्टीरिया की सेल वॉल को तबाह करना होता है, ठीक है. कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जिन्होंने जाके सेल मेम्ब्रेन को तबाह करना होता है, ठीक है. सो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स में उसने कुछ हमें चीजें बताई हैं कि कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो कि सेल वॉल ही नहीं बनने देती, कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है उसको डीपोलराइज कर देती हैं, कुछ प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होने देती, कुछ न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस नहीं होने देती, और कुछ बैक्टीरिया के उस मेटाबॉलिक पाथवे को डिस्टर्ब कर देती है जिस पाथवे पे उसने चलना होता है. उसके बाद आगे देखें, आगे कहता है मोस्ट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू एटलीस्ट सम एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स, ठीक है. कुछ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि किसी हद तक उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स के अगेंस्ट, ठीक है. मतलब हमने उस रेजिस्टेंस की बात की है कि उस रेजिस्टेंस तक जो है वो, अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस के अंदर. नंबर 1 एनवायरमेंटल फैक्टर है, नंबर 2 ड्रग रिलेटेड फैक्टर है, नंबर 3 पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स हैं, ठीक है.
नंबर 4 फिजिशियन रिलेटेड फैक्टर है, ठीक है। अब हमने इनको इंडिविजुअली डिस्कस करना है कि ये कौन कौन से हैं। जैसे कि नंबर 1 इन्वायरमेंटल फैक्टर है। इन्वायरमेंटल फैक्टर में वो कहता है ह्यूज पॉपुलेशन एंड ओवर क्राउडिंग, ठीक है। अब देखिए कि नाम से ही जाहिर है, आप नाम से ही उसको जाहिर कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट, जिस माहौल में वो बंदा रह रहा है, या तो वो बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग है, ह्यूज पॉपुलेशन है, एक कमरे में 10-10 लोग घुसे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हम रह रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, गुर्बत इतनी ज्यादा है, 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही, तो वो क्या एक एक कमरे में एक एक बंदा रहेगा? तो एक ही कमरे में छोटे छोटे घर हैं, तंग गलियां, सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही। सो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रैपिड स्प्रेड इंक्रीज ट्रैवलिंग, ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरे शहर, एक टाउन से दूसरे टाउन में जा रहे हैं, तब भी रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। पुअर सैनिटेशन है, ठीक है, मतलब कि आपका जो सैनिटरी, आपका सीवेज वाटर है, आपके ड्रिंकिंग वाटर के साथ वो मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी पुअर सैनिटेशन है। इंक्रीज कम्युनिटी रेजिस्टेंस है, जाहिर सी बात है कि लोगों के अंदर रेजिस्टेंस आ जाएगी, इसी वजह से आ जाएगी कि हम लोग गंदे पोल्यूटेड इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं। इनइफेक्टिव इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम है, जितने भी आपके इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम है वो सारे के सारे क्या है, वो इनइफेक्टिव है, ठीक है। चले रोनाल्ड, आपको आवाज तो आ रही है ना, आप आवाज तो सुन सकते हैं ना, क्या मैं क्या बोल रही हूँ? आप अपने इंटरनेट को प्लीज रिफ्रेश कर लें। इसके बाद इंक्रीजिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रैवल है, ठीक है। अगर हम जियोग्राफिकल, एक जियोग्राफिकल रीजन से दूसरे जियोग्राफिकल रीजन के अंदर जाते हैं, तब भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। वाइड स्प्रेड ऑफ यूज ऑफ एंटीबायोटिक इन एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर एंड एज मेडिकेटेड क्लींजिंग प्रोडक्ट, ठीक है। या फिर एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं जहाँ पे ये जो आपके जानवर होते हैं इनको काटा जाता है, बुचरिंग प्रोसेसेस जहाँ पे होते हैं उसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, या उनका मस्कन जहाँ पे होता है उनको बोलते हैं। तो इनके अंदर भी, इनसे भी आपको जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उनको रेजिस्टेंस आ जाती है, क्योंकि उनको इस किस्म का एनवायरनमेंट मिलता है पोल्यूटेड। आगे है ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स। ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स में आ जाता है फेक ड्रग्स, ठीक है, क्वालिटी ऑफ द ड्रग, ठीक है, और ये मतलब सारे के सारे क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज जब हम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एक हल्का सॉल्ट बना के दवाई देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद सॉरिंग यूज ऑफ एंटीबायोटिक। सॉरिंग मतलब ये एक छोड़ी दूसरे पे आ गए, ठीक है, दूसरी छोड़ी तीसरे पे आ गए, तीसरी छोड़ी पांचवें पे आ गए, ठीक है। ओवर द काउंटर अवेलेबिलिटी ऑफ द एंटी माइक्रोबियल, वही बात आ गई, अपनी मर्जी की दवाई, मतलब जिसने जो बताया, गली वाली हमसाई ने बताया तो वो ले ली, चाची ताई ने बताया तो वो ले ली, फ्रेंड ने बताया तो वो ले ली, ठीक है। उसके बाद इरेशनल फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल। अब हमें पता तो है कि हमने गले दर्द के लिए हमने एजोमैक्स लेना है, बट वी डोंट नो कि उसको ओडी में स्टार्ट करना है, बीडी में स्टार्ट करना है, 250 वाली डोज लेनी है, 500 वाली डोज लेनी है। इन चीजों से हम लोग बालातर हैं। तो ये एक अच्छा आपको मशवरा, एक अच्छा फिजिशियन, अच्छा क्लिनिशियन ही आपको बता सकता है कि हाउ मच डोज इज रिक्वायर्ड फॉर दी elimination of that particular microorganism from the body. So counterfeit and substandard drugs causing suboptimal blood concentration. अब क्या है कि जब हम उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, स्टैंडर्ड के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर अगर हम कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें उस तरह से ब्लड के अंदर मैक्सिमम उस ड्रग की हम कॉन्सेंट्रेशन मीट नहीं कर पाते। क्यों नहीं मीट कर पाते? क्योंकि वो लेवल नहीं हम लोग अचीव कर पा रहे होते, ठीक है। आगे देखें, आगे पुअर एडहेरेंस ऑफ डोजेज रेजीम, ठीक है। पुअर एडहेरेंस है आपकी डोजेज रेजीम की, पॉवर्टी है, अगर गुर्बत है, लैक ऑफ सैनिटेशन कॉन्सेप्ट है, ये सारा मैंने आपको बताया है, ये पेशेंट रिलेटेड फैक्टर है। लैक ऑफ एजुकेशन है, सेल्फ मेडिकेशन है, मिसकॉन्सेप्शन है, ठीक है। दीज ऑल फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट। आगे फिजिशियन या प्रेस्क्राइबर रिलेटेड फैक्टर। अब मतलब क्लिनिशियन, अगर आपको एज ए नर्स डोजेस कैसे पता चलता है कि इफ यू आर वर्किंग इन अ क्लिनिकल सेटिंग, सो यू शुड लर्न इन डिफरेंट क्लिनिकल कंडीशन और डिफरेंट डिजीज कंडीशन के। अगर एक पेशेंट, 3 पेशेंट पूरे दिन में आपने एपीडी के दे देखे हैं डिफरेंट एज ग्रुप के, तो आपको पता होना चाहिए कि यार क्लिनिशियन ने एपीडी के लिए कौन सा सॉल्ट रिकमेंड किया है, ठीक है। और उस सॉल्ट के रिकमेंड करने के साथ साथ आपने जो ज्यादा अंडर कॉन्सेंट्रेशन चीजें रखने वाली हैं वो ये है, वो आपने ये देखना है कि किस मिकदार में दी गई है। ऑडी दी है, बीडी दी है, 500 मिलीग्राम दी है, 250 मिलीग्राम दी है, ठीक है। तो ये चीजें आपने वहां से लर्न कर लेनी है, सही है, कि रोजमर्रा प्रैक्टिस से।
जब तक हम डिग्री करते हैं तो डिग्री करना इज नॉट मच इम्पोर्टेंट, प्रैक्टिस मैटर्स मोर, ठीक है। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि लिटरेचर कुछ और कहता है और प्रैक्टिस कुछ और कहती है। तो आपने ओमेप्राजोल, राइजिक, ठीक है, ये सॉल्ट आपने फार्माकोलॉजी में तो पढ़ लिए, लेकिन बट यू डोंट नो हाउ टू यूज इट एंड इन हाउ मच क्वांटिटी यू हैव टू यूज ऑन ए डिफरेंट पर्टिकुलर एज ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर BMI, अकॉर्डिंग टू देयर वेट, हाइट, ठीक है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। एज अ नर्स आपको अपनी डेली क्लिनिशियन जब लिख रहा है तो आपने उसको नोट्स को देखना है कि उसने किस बेस पे इसका डायग्नोज बना के उसको ये अप्रोप्रिएट डोज दी है। लैक ऑफ करंट नॉलेज एंड ट्रेनिंग, एज यू नो बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि इलिटरेट होते हैं, ठीक है, दे डोंट नो इवन अबाउट द एग्जैक्ट नेम ऑफ द डिजीज, सो दिस इज द पेशेंट साइडेड फैक्टर. So also just remember there is a natural resistance of the bacteria against antibiotics, so it is not fault on these 4 factors, ठीक है। सिर्फ डॉक्टर का कसूर ही नहीं होता, सिर्फ नर्स का कसूर ही नहीं होता, सिर्फ पेशेंट की कंडीशन ही बुरी नहीं होती, बल्कि बैक्टीरिया भी कुछ ऐसे होते हैं समहाउ, बैक्टीरिया भी समहाउ कुछ ऐसे होते हैं कि वो क्या करते हैं, वो भीट किस्म के होते हैं, ठीक है। वो एक दफा से नहीं कह लें कि जान छोड़ते हैं, या एक सॉल्ट से वो नहीं मरते हैं। ये आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कैसे कैसे आ रही है, पिग में आ रही है, काउ में आ रही है, चिकन स्प्रेड कैसे हो रहा है, चिकन मीट से वेजिटेबल, वेजिटेबल से आगे देखें किस तरह से ये मशरूम्स और हैंस, एक्सपोजर कैसे हुआ है कि हमने खाना खाया है डिफरेंट जगहों के ऊपर, ठीक है। इम्पैक्ट क्या हो गया, ऑब्वियसली इम्पैक्ट ये हो गया कि हम हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, ठीक है। आगे बैक्टीरियोस्टैटिक वर्सेस बैक्टीरियोसाइडिल। अब ये 2 टर्मिनोलॉजीज मैंने शायद आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ाई हैं, ठीक है, और आप लोगों को इसका अंदाजा भी है किसी हद तक। स्टैटिक मैंने बताया था एनीथिंग विच इज स्टेशनरी, साकिन, एंड सिडल मीन्स किलिंग, किलिंग को बोलते हैं। तो ऐसे एजेंट्स जो कि बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं उनका मकसद ये होता है कि बैक्टीरिया की हरकतों सकनात को रोक देना, ठीक है, उनको फिलहाल खामोश करा देना। लेकिन बैक्टीरियसिडल ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को मार देते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक एंटीबायोटिक्स इंक्लूड क्लोरमफेनिकोल आ जाता है, मैक्रोलाइड्स आ जाते हैं, क्लिंडामाइसिन आ जाती है, सल्फा आ जाता है, ट्राइमिथोप्रिम आ जाती है, टेट्रासाइक्लिन आ जाती है, ठीक है। ये वो वाले एंटीबायोटिक्स हैं जो कि उसकी रेजिस्टेंस को रोकती हैं।
अच्छा, अब आपको आवाज आ रही है? अब वॉइस क्लियर है क्लास? अब वॉइस क्लियर है आपको? ओके। अब अच्छा, हम बात कर रहे थे बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल की। तो बैक्टीरियोस्टैटिक में मैंने आपको बताया था कि ऐसी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं, लेकिन सिडल में वो क्या करती हैं कि कंप्लीटली किलिंग कर देती हैं। ठीक है। अब उस किस्म की जो ड्रग्स है उसमें क्लोरमफेनिकोल है, मैक्रोलाइड्स है, क्लिंडामाइसिन है, सल्फा है, ट्राइमेथोप्रिम है और टेट्रासाइक्लिन है। ठीक है। उसके बाद जो साइडल है उनके अंदर आपके पास अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, बीटा लैक्टेमेजेस हैं, वेंकोमाइसिन है, फ्लोरोक्विनोलॉन्स हैं, रिफेम्पासिन है एंड मेट्रोनिडाजोल है। अगर आप लोगों को याद हो स्टूडेंट्स, तो शायद आप लोगों को मैंने बताया भी था कि लास्ट टाइम जब हम लोगों ने ये ड्रग्स वाला चैप्टर पढ़ा था, तो आपको याद है कि हमने ये सारी की सारी जो क्लासिफिकेशन है इसको डिटेल में हमने पढ़ा था कि आपकी जो ये है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं ये कौन सी हैं, मैक्रोलाइड्स कौन से हैं, फ्लोरोक्विनोलॉन्स कौन से हैं, मेट्रोनिडाजोल कौन से हैं, ये सारे आपने पढ़े थे और आपको पता है कि ये कौन कौन से थे। ठीक है। आगे देखें, आगे आ जाता है आपके पास एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। कहता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कैन बी ऑफ द टू टाइप्स। ठीक है। एक इंट्रिंसिक होती है और एक एक्वायर्ड होती है। इंट्रिंसिक वो होती है जो कि इननेट होती है, और एक्वायर्ड वो होती है जो कि आप एक्वायर करते हो, जो कि आप जस्ट हासिल करते हो। ठीक है। इंट्रिंसिक आप ये भी कह सकते हैं इननेट, यानी कि जो नेचुरल होती है। ठीक है, आप उसको भी कह सकते हैं। उसके बाद इंट्रिंसिक और नेचुरल, जैसे कि मैंने अभी बात की है, कहते हैं ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द स्पीशीज, इट इज द इननेट एबिलिटी ऑफ द बैक्टीरियम टू रेजिस्ट ए क्लास ऑफ एंटीबॉडीज। सही है कि मतलब ये नेचुरल एबिलिटी होती है बैक्टीरियम की, उस जैसे आप कहते हैं ना कि खुदादाद सलाहियत, यानी कि अंदर पाई जाने वाली एबिलिटी। मिसाल के तौर पे अल्लाह करे, खुदा करे कि कोई हमारे ऐसे भी लोग मौजूद हैं कि जिनको कोविड ने बिल्कुल भी टच नहीं किया। ठीक है। तो उन ह्यूमंस बीइंग के अंदर कह लें कि खुदा की तरफ से ऐसी सलाहियत थी कि उनकी इम्यूनिटी या कह लें इतनी स्ट्रांग थी कि कोविड ने उनको टच नहीं किया। इसी तरह से कुछ बैक्टीरियम ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर बड़ी अच्छी रेजिस्टेंस होती है एंटीबायोटिक्स को रेजिस्ट करने के लिए। The most common bacterial mechanism involved in intrinsic resistance are reduced permeability of the outer membrane and natural activity of the efflux pump. अब ये जो नेचुरल इम्यूनिटी बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है कि वो रेजिस्टेंस शो करता है, तो वो रेजिस्टेंस इस बेस पे होती है कि वो उसके अंदर एलपीएस होता है, लाइपोपोलीसेक्राइड्स होते हैं, और नेचुरल एक्टिविटी होती है इफ्लक्स पंप्स की। ठीक है। यानी कि वो नेचुरली जो है वो इफ्लक्स पंप यूज करता है, यानी कि उनको कह लें कि उनकी एलपीएस मैंने आपको बताया था, ये लाइपोपॉलीसेक्राइड खास किस्म का कंपाउंड होता है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर मौजूद होता है और एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करता है। अब ये देखें, ये फ्लो चार्ट से थोड़ा आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में आप देख सकते हैं कि एक तरफ नेचुरल है, एक तरफ एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड में देखिए जेनेटिक मेथड्स भी आ जाते हैं और बायोकेमिकल मैकेनिज्म भी आ जाते हैं, और नेचुरल में क्या है, लैक ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस या टारगेट साइट। ठीक है। जेनेटिक मेथड्स में देखें क्रोमोसोमल मेथड्स आ जाते हैं जिसको म्यूटेशन बोलते हैं, और नेक्स्ट आपके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मेथड्स आ जाते हैं जिसमें प्लाज्मिड्स हैं जो कि विद इन बिटवीन बैक्टीरिया है। ठीक है। और बायोकेमिकल मैकेनिज्म बाय प्रोड्यूसिंग एंजाइम, प्रिवेंटिंग ड्रग एक्यूमुलेशन, मॉडिफाइंग टारगेट साइड, यूज अल्टरनेटिव पाथवे एंड quorum सेंसिंग। ठीक है। यानी जेनेटिक में ये है कि जो उसके जेनेटिक्स का पार्ट है, जो उसके नेचुरल जो उसका मेकअप है उसका पार्ट है। ठीक है। जिसमें म्यूटेशन भी आ जाती है और क्रोमोसोम्स भी आ जाते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल्स में उसने प्लाज्मिड की बात की है। ठीक है। बायोकेमिकल मैकेनिज्म के अंदर उसने जो बात की है वो भी सारे के सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस की बात की है। ठीक है। कोरम सेंसिंग कहते हैं कि जिसमें आप डीएनए जीन सीक्वेंसिंग को सेंसिटाइज करते हैं। ठीक है। उसका पता लगाते हैं कि ये कौन सी स्ट्रेन। ठीक है। जैसे आपने आजकल देखा है कि डिफरेंट स्ट्रेन्स के वायरसेस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। आगे देखें, आगे आपके पास मैकेनिज्म ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन स्ट्रक्चर देयर इज अ वेरिएशन इन द टाइप्स ऑफ द मैकेनिज्म यूज्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वर्सेस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है। अब क्योंकि इनके अंदर रेजिस्टेंस भी जो होती है वो इनके मुताबिक होती है। कैसे अपने मुताबिक होती है? ऐसे अपने मुताबिक होती है कि ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल होती है वो अपनी होती है। ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। ठीक है।
उसके ठीक है, और जो ग्राम नेगेटिव है उसके अंदर एलपीएस है, ठीक है, उसके अंदर सॉरी आपके पास वो है स्रोज है, शुगर है, ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स, और इसमें आपके पास क्या है, इसमें सारे के सारे लिपिड है आपके पास। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहता है यूज ऑफ ऑल फोर मेन मैकेनिज्म, वेयर इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया लेस कॉमनली यूज, लिमिटिंग द अपटेक ऑफ द ड्रग, डोंट हैव एन एलपीएस आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। क्यों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इतनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस शो करते हैं, इसलिए कि उनकी एलपीएस आउटर मेम्ब्रेन बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। लाइपोपॉलीसेक्राइड लिपिड जो है वो बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग जो है वो कह लें कि प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करती है, एंड डोंट हैव द कैपेसिटी फॉर द सर्टेन टाइप्स ऑफ द ड्रग इफ्लक्स मैकेनिज्म, ठीक है। और जिस तरह से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर इफ्लक्स मैकेनिज्म होता है, ग्राम पॉजिटिव के अंदर उस किस्म का इफ्लक्स मैकेनिज्म मौजूद नहीं होता, ठीक है। फिर कहता है कि दिस strategy has been observed in many gram bacteria, gram-negative bacteria such as Pseudomonas, Enterobacter, and Klebsiella pneumoniae species against drugs such as imipenem, aminoglycosides, and quinolones. अच्छा, अब जो बात ज्यादा नोट करने वाली है वो ये है कि जितने भी ये बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं वो सारे के सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, स्यूडोमोनास भी ग्राम नेगेटिव है, एंटीरोबैक्टर भी ग्राम नेगेटिव है, और क्लेबिशेला भी ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। ये सारे के सारे ग्राम नेगेटिव है, और ग्राम नेगेटिव होने के साथ साथ वो ये कह रहा है कि ये रेजिस्टेंस इसलिए ज्यादा अच्छी शो करते हैं कि आपको मैंने पहले भी बताया कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर जो मेजर कंपाउंड है, जो कंट्रीब्यूटिंग कंपाउंड है, वो एलपीएस है, एंड एलपीएस स्टैंड्स फॉर लाइपोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया जो आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं, ये ज्यादातर आपको एंटेरिक फीवर करवाते हैं। ग्राम नेगेटिव जितने भी बैक्टीरिया ना, वो ज्यादातर उनका काम ये होता है कि वो गट की मोटेलिटी को डिस्टर्ब करते हैं, एब्डोमिनल डिस्टर्बेंसेस ही कॉज करते हैं, और एंटेरिक फीवर ही करवाते हैं। जब भी आप देखें हॉस्पिटल साइड के अंदर, आप अगर कोई डायग्नोज पढ़ते हैं, डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, तो एंटेरिक फीवर जहां पे भी डायग्नोज होता है ना, इट शोज के ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसके अंदर उसकी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि सूडोमोनास है, एंटीरोबैक्टर है, क्लेबिशेला है, ये सारे के सारे ग्राम नेगेटिव स्पीशीज है। और समझ जाए कि जहां भी ग्राम नेगेटिव आया, उनकी सेल वॉल बड़ी ही ढीठ किस्म की होती है, और उसके अंदर एलपीएस पाया जाता है जो कि लाइपोपॉलीसेक्राइड है, जो कि अच्छा खासा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आती है इन बैक्टीरिया को जब हम एंटीबायोटिक इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यही वजह है कि कभी टाइफाइड होता है, कभी डायरिया होता है, किसी भी किस्म की कोई गट की डिजीज आती है, तो हम जो डॉक्टर हैं, जो क्लिनिशियन है, वो जो एंटीबायोटिक है वो मिक्सचर बना के देते हैं, वो एक से ज्यादा सॉल्ट यूज करते हैं, दैट्स द रीजन बिहाइंड दिस। ओके, आगे आ जाता है मॉडिफिकेशन ऑफ द ड्रग टारगेट।
मतलब मसलों को हल करने के लिए ना थोड़ा सा बंदे को खुद से नहीं मांगना चाहिए। ओके आगे है आपके पास मॉडिफिकेशन ऑफ द ड्रग टारगेट. देयर आर मल्टीपल कंपोनेंट्स इन द बैक्टीरियल सेल दैट मे टारगेट ऑफ द एंटीबैक्टीरियल माइक्रोबियल एजेंट दैट देयर आर जस्ट एज मेनी टारगेट्स दैट मे बी मॉडिफाइड बाय बैक्टीरिया टू इनेबल रेजिस्टेंस टू दोज ड्रग. अब वो कहता है कि ड्रग टारगेट जहां बैक्टीरिया के जिस बॉडी के हिस्से के ऊपर जाके उस ड्रग ने टारगेट करना होता है ना, ये इतना चालाक है कि ये अपने उस हिस्से के ऊपर से मॉडिफिकेशन कर लेता है. यानी कह लें कि वहां से रिसेप्टर्स के अंदर अपने अंदर मॉडिफाई कर लेता है, चेंज कर लेता है. अब आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? अब आवाज आ रही है? प्लीज मैसेज मी, इनबॉक्स करें कि जिन लोगों को मेरी आवाज आ रही है. अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि वो वहां से जाके साइट ही चेंज कर देता है. अब जब साइट ही चेंज कर देता है मतलब देखें वो भी जानदार है ना, ठीक है, उसको भी जब मैसेज मिलता है तो उसके वो भी सियाना है तो कहने को बैक्टीरिया जो कि नेकेड आई से नजर नहीं आता, बट ही इज अ वॉइस है वो भी. उसको भी पता है कि जब एंटीबायोटिक ने एंटर होना है तो मैंने अपनी जाके उसकी साइड की जगह जो है उसके अंदर ही मॉडिफिकेशन ले आनी है, ठीक है, उसके अंदर चेंजेस ले आनी है. ओके आगे देखते हैं क्या है. कहता है सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी यानी एंटीबायोटिक्स द ओनली इफेक्ट द बैक्टीरियम नॉट ह्यूमन ड्यू टू द इफेक्ट द स्पेसिफिक जीन्स दैट ओनली बैक्टीरिया. अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. मसला ये है कि जब हम एंटीबायोटिक बनाते हैं तो आपका क्या ख्याल है कि वो ह्यूमन रिसेप्टर को जाके टारगेट करती है? नहीं, ह्यूमन रिसेप्टर को नहीं वो टारगेट करती. बेसिकली उस हम जब एंटीबायोटिक को डिजाइन करते हैं, जब उसका फॉर्मूला सेट करते हैं, तो हमारा काम ही ये होता है कि हमने बैक्टीरिया के जाके सेल्स के ऊपर टारगेट करना है, बैक्टीरिया के जाके रिसेप्टर को हटाना है. सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कभी भी एंटीबायोटिक या सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी जो होती है वो कभी भी ह्यूमन सेल के अगेंस्ट नहीं होती, वो बैक्टीरियल सेल के अगेंस्ट होती है. वो उसके जीन्स के ऊपर जाके हिट करती है और उनको डिसऑर्गेनाइज करती है. So this is important. Next, what is the difference between antibiotic and antimicrobial resistance? Corona is like this. Corona is a virus. Mr. Ronald, Corona is a virus. ठीक है, और वायरस शायद कल भी मैंने आप लोगों को डिटेल में इस पे लेक्चर हुआ था कि वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान में एक कह लें एक स्टेट है. अगर वायरस किसी सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, टेबल पे पड़ा है, किसी कपड़े पे पड़ा है, किसी ब्रश पे पड़ा है, मोबाइल पे पड़ा है, स्टेपलर पे पड़ा है, लैपटॉप पे पड़ा है, तो वो क्या है? वो कुछ भी नहीं है, वो नॉन लिविंग है. इट्स जस्ट लाइक अ क्रिस्टल. उसको एक्टिव होने के लिए किसी ह्यूमन या कह लें किसी लिविंग होस्ट की जरूरत होती है. अब वो लिविंग होस्ट इंसान भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, प्लांट सेल भी हो सकते हैं, फंजाई सेल भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं. वायरस ने क्या करना होता है कि वायरस ने उस होस्ट की मशीनरी को यूज करना होता है. इसकी अपनी कोई मशीनरी नहीं होती सिवाय इसके न्यूक्लिक एसिड और जेनेटिक मेकअप के. वो भी उस वक्त एक्टिव होती है जब तक ये खुद किसी के अंदर एंटर नहीं होता, ठीक है. बट आपने इस पे क्वेश्चन रेज किया ना रेजिस्टेंस पे, ऐसे नहीं है. वायरस की हिस्ट्री थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है. ओके, तो हम बात कर रहे थे डिफरेंस के अंदर एंटीबायोटिक और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. अच्छा, अब देखने में अगर देखा जाए, कॉन्सेप्ट वाइज देखा जाए या बात की जाए, तो एंटीबायोटिक भी क्या होती है? एंटीबायोटिक भी वही चीजें होती है ना कि जो ऐसी दवाइयां जो कि किसके अगेंस्ट यूज होती हैं? बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज होती हैं. और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी क्या होती है कि ऐसी मज़ाहमत, ऐसी लड़ाई, ऐसी कशीदगी या ऐसी मुखालफत जो कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस शो करती है या एंटी जो कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उस पर्टिकुलर ड्रग के अगेंस्ट शो करते हैं, ठीक है. क्या बैक्टीरिया अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज कर लें? बैक्टीरिया अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं चेंज कर सकते. बैक्टीरिया बैक्टीरिया ही रहता है. बैक्टीरिया वायरस तो नहीं बन सकता ना, ऐसे तो नहीं हो सकता. आप किस सेंस में कह रहे हैं? आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट. इन विच सेंस यू आर टॉकिंग अबाउट कि अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज कर लें? सो एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन यूज्ड टू प्रिवेंट एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ये तो सबको पता है कि antibiotics are the drugs which are used against and treat the bacterial infection. Antibiotic resistance occurs when bacteria change in response to use of these medicines. ठीक है. रेजिस्टेंस कब आती है? रेजिस्टेंस तब आती है जब बैक्टीरिया ढीठ हो जाते हैं या कह लें कि वो उर्दू में एक मुहावरा है ना, भेद पा लेना, ठीक है, राज हासिल कर लेते हैं उस ड्रग के अगेंस्ट, तो वो अपने आप को फौरन से मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है. बैक्टीरिया नॉट
ह्यूमंस बिकम्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये भी हमने पीछे कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो उनके सेल जो होते हैं वो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हासिल करते हैं, ह्यूमन सेल नहीं करते। और हम एज अ ह्यूमन जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर मेडिसिन भी इवन बनती हैं वो इसी फॉर्मूला के ऊपर बनती हैं कि उन्होंने ह्यूमन सेल्स को इफेक्ट नहीं करना होता, उन्होंने बैक्टीरियल सेल्स को इफेक्ट करना होता है। ठीक है, तो कहते हैं दीज बैक्टीरिया मे देन इन्फेक्ट ह्यूमंस एंड आर हार्डर टू ट्रीट देन नॉन रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। ओके, हाँ जी बिल्कुल, हाँ जिस यस आबिदा यू आर राइट। अगर तो ये इस तरह से बात कर रहा है तो फिर ठीक है। फीवर से डायसेंट्री में चेंज होता है तो बच्चे, रोनाल्ड मेरी बात सुनो, फीवर से डायसेंट्री में चेंज ठीक है, फीवर इज अ जस्ट साइन, डायसेंट्री इज अ क्लिनिकल कंडीशन। ठीक है, फीवर साइन है, फीवर इज नॉट अ डिजीज, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, डायसेंट्री भी तो बैक्टीरियल ही है ना, डायसेंट्री वायरल तो नहीं होती। अगर आप प्योर डायसेंट्री की बात करो तो वो आपका जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंटेरिक फीवर करवा रहे हैं तो वो भी बैक्टीरियल ही है। एनीवेज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज ब्रॉडर टर्म। ठीक है, सो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो ब्रॉडर टर्म है। इनकॉम्पेंसिंग रेजिस्टेंस टू ड्रग टू ट्रीट इन्फेक्शन caused by other microbes as well such as parasites, for example malaria, viruses and fungi, candida। ठीक है, अच्छा जी, अब डिफरेंस ये आ जाता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स और एंटीबायोटिक्स में कि माइक्रोब, जो अब आप माइक्रोबियोलॉजी की स्टडी करते हो तो बेटा मैंने आपको समझाया था कि माइक्रोबियोलॉजी सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया से मोहब्बत नहीं करती। माइक्रोबियोलॉजी सिर्फ बैक्टीरिया की स्टडी ही नहीं है। माइक्रोबियोलॉजी के अंदर, माइक्रोबियोलॉजी जो है वो मेडिकल साइंसेस की ऐसी ब्रांच है कि जो हर तरह के उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करती है जो कि नेकेड आई से नजर नहीं आता। वट एवर इट कैन बी, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो। सो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स आर दोज ड्रग्स जो कि इस ब्रॉड स्पेक्ट्रम को कवर करती है। ठीक है, वो ये मेडिसिन बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी यूज हो सकती है, वायरस के अगेंस्ट भी यूज हो सकती है, पैरासाइट के अगेंस्ट भी यूज हो सकती है, फंजाई के अगेंस्ट भी यूज हो सकती है। लेकिन इसके बरक्स अगर जहां हम बात करते हैं अपनी रोजमर्रा की रूटीन में, जहां हम वर्ड एंटीबायोटिक यूज करते हैं तो एंटीबायोटिक इज ओनली स्पेसिफिक फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो दिस इज द मेन डिफरेंस। अगर लास्ट लाइन पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो वो कह रहा है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज अ ब्रॉडर टर्म। ठीक है, वो ब्रॉडर टर्म है, रेजिस्टेंस किसी के भी अगेंस्ट आ सकती है। encompassing resistance to drug to treat infection caused by other microbe as well as parasite and malaria। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो करवा रहा है। ठीक है, वायरस है, वायरस में आपके पास आपका HIV का वायरस आ जाता है, अब फंजाई जो है वो कैंडिडेट आ जाती है। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि HIV के अगेंस्ट में आपको एंटीबायोटिक देना शुरू कर दूं, मलेरिया के अगेंस्ट में आपको एंटीबायोटिक देना शुरू कर दूं, कैंडिडा के अगेंस्ट में आपको एंटीबायोटिक देना शुरू कर दूं। ठीक है, कॉम्बिनेशन में जरूर दे सकती हूँ, लेकिन उस स्पेसिफिक जो एजेंट है उसको ट्रीट करने के लिए मैंने उसी के एंटी ही यूज करना है। ठीक है, एंटी पैरासाइट ही यूज करना है, एंटी वायरल ही यूज करना है, एंटी फंजाई ही यूज करना है। ठीक है, और बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबायोटिक ही यूज करनी है। लेकिन अगर ब्रॉड वे के अंदर देखा जाए तो इन सब ड्रग्स को मैं एक ही नाम देके कहती हूँ, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स और एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन और मेडिकेशन। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच क्लास। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं आपसे पूछ लेती हूँ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क प्लीज। कुछ समझ आई है आज के सेशन की? हबीबा, हबीबा क्या कह रही है? आप पूछ लें। चले पहले आप पूछे ना, फिर मैं पूछती हूँ आपसे। ओके, डू यू गेट टुडे सेशन क्लास और नॉट? मुझे ये बताएं, वायरोलॉजी की कितने लोगों को समझ आ गई है? हाउ मेनी पीपल गेट वायरोलॉजी?
बस आप एक्टिवली क्यों नहीं इस टाइम सोए होते हो क्या सारे? चाय पी के बैठा करो ना, सब के सब चाय का कप लेके साथ बैठा करें जब क्लास लेते हैं तो, ताकि फ्रेश हो जाए। ये नींद का टाइम होता है, मुझे सम टाइम लगता है कि आप लोग सारे सो रहे हैं ऑनलाइन होके। सो टेल मी हाउ मेनी पीपल गेट वायरोलॉजी? कितने लोगों को समझ आ गई है कल की वायरोलॉजी की और आज की एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की? क्या दोबारा बताएं आपदा, क्या क्वेश्चन है आपका? अपना क्वेश्चन दोबारा राइट अप करें, इनबॉक्स करें मुझे ताकि पता चले। और आज शहर सिद्रा, आज आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। HIV इज अनट्रीटेबल। पेज नंबर ऑफ दिस टॉपिक, किस टॉपिक का पेज नंबर आपको चाहिए बेटा? HIV आपको किसने कहा है कि अनट्रीटेबल है मिस्टर रोनाल्ड? पहले तो ये बताएं कि आपको इतनी फॉल्स इंफॉर्मेशन कौन देता है और ये कहां से आप लिटरेचर पढ़ते हैं? आपको किसने बताया कि HIV का कोई इलाज नहीं है या HIV ला इलाज है? HIV पे तो इतनी मेडिसिन आ गई हुई है। HIV की तो 4 ड्रग एक ड्रग में कन्वर्ट हो गई हैं। ला इलाज नहीं है, लेकिन सारी उम्र दवाई खानी पड़ती है, जैसे शुगर और ज़ियाबतीस की दवाई खानी पड़ती है। ठीक है, परहेज है उसमें, इलाज है उसका। ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें पहले। बेटा आपदा उसमें ये होता है कि हमारे यहाँ ना पाकिस्तान में ये ट्रेंड नहीं है कि हम लोग पहले कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवाएं। ठीक है, हमारे यहाँ सिंपल सोर थ्रोट होता है, गला खराब होता है, बुखार होता है, हम क्या करते हैं, हम या जिथ्रोमाइसिन ले लेते हैं या रिथ्रोमाइसिन ले लेते हैं, या किसी बहुत अच्छे 2000-2500 वाले डॉक्टर को अगर चेक करवाते हैं तो वो एक ऑक्सीडिल का इंजेक्शन हमें लिख के दे देता है। ठीक है, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है आपका। ठीक है, लेकिन हम वहां पे जो गोरों का जो मुल्क है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, उधर सबसे पहले कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवाई जाती है। ठीक है, इवन आपको हल्का सा खराश भी आई है ना, उसके अगेंस्ट भी अगर आपको डॉक्टर को या क्लिनिशियन को लग रहा है ना कि यार इसको एंटीबायोटिक देने की जरूरत है, तो वो सबसे पहले आपका थ्रोट स्वैब भेजेंगे, नेजल स्वैब भेजेंगे। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर डिफरेंट एंटीबायोटिक जो आपकी ग्रुप्स हैं उनको लगा लगा के लेबोरेटरी के अंदर देखेंगे कि कौन सा इसके ऊपर इफेक्टिव आ रहा है। ऐसे नहीं है कि वो ओवर द काउंटर रैंडमली उसने एजोमैक्स का कैप्सूल लिख दिया, रैंडमली उसने जो है वो आपको रिथ्रोमाइसिन लिख दी, ऐसे नहीं है। सो आपके क्वेश्चन के अंदर आपका आंसर ये है कि हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवाने का। ठीक है, पेज नंबर कहाँ से? पेज नंबर बेटा ये रोनाल्ड आपको स्लाइड्स मिल तो जाएंगी उधर उसके मूडल के ऊपर, वहां से पढ़ें। इसमें पेज नंबर कहाँ से मैं आपको दूं? ये खुद की मेरी बनाई गई प्रेजेंटेशन है, खुद का प्रिपेयर किया गया लेक्चर है। अब बुक से आप लोग फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो, कैसे पढ़ सकते हैं? ठीक है, क्यों? हाँ बेटा ये बिल्कुल यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे तो आपको पता है ना कि यहाँ पे तो कोई भी डॉक्टर कोई भी दवाई लिख देता है, लेकिन बेटा शहर वहां पे तो आपको कल्चर एंड सेंसिटिविटी पहला पैरामीटर है। अगर कल्चर एंड सेंसिटिविटी नहीं है तो दवाई नहीं देंगे, चाहे मरीज मरता है तो मर जाए। उनका प्रोटोकॉल है, उनका स्टैंडर्ड है ये। कल्चर एंड सेंसिटिविटी भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, फिर आपको पता चल जाएगा। उसमें यही है कि मरीज के गले से या उसके नाक से स्वैब लेके पहले लैब में भेजा जाता है, उसके ऊपर लैब के अंदर पेट्री डिशेस के अंदर जो है वो एंटीबायोटिक्स लगाई जाती हैं। 24 घंटे 72 घंटे या 48 घंटे तक उसको मॉनिटर किया जाता है और उसके बाद फिर उसको मंगवा के देखा जाता है कि कौन सा एंटीबायोटिक इसके लिए इफेक्टिव है। ठीक है, एनी क्वेश्चन प्लीज क्लास? नहीं, हमारे पास तो मेरा क्लास हो रही है। आपकी मंडे से कब तक छुट्टी है मैडम? 1 हफ्ते की। हाँ, ब्लड कल्चर भी भेज सकते हैं, लेकिन बेटा सेंसिटिविटी के लिए ज्यादातर जो है ना वो उस एरिया का ही भेजते हैं। अगर रेस्पिरेटरी है तो उसके लिए नेजल हो सकता है और थ्रोट का हो सकता है।
ठीक है। और ये जो है आपका अगर आपका एंटेरिक फीवर चल रहा है तो स्टूल सैंपल भेजा जाता है आपका, उसमें चेक किया जाता है, एंटेरिक रिलेटेड इन्फेक्शन है। अगर वेजाइना है, यूट्रस का कोई इन्फेक्शन है, तो उसके लिए जो है वो आपका HPV भेजा जाता है, जिसको HVS भेजा जाता है, जिसको बोलते हैं हाई वेजाइनल स्वैब। ये जीनत और चुगताई ये HVS करवाते हैं वेजिनल इन्फेक्शन के लिए। ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास फॉर योर टाइम, होपफुली यू एंजॉयड दिस सेशन एंड इसको आप पढ़ें, और किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो आपको मेरी आवाज नहीं आती, इतनी प्यारी आवाज में बोल रही हूँ, आपको आती नहीं है। जी 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 जरूर।